नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस मैराथन कोर्स में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज में टिहरी जनपद के बारे में। जिला सीरीज का आज ये छठा लेक्चर है, यानी इससे पहले मैं आपको 5 जनपद कंप्लीट करा चुका हूँ उत्तराखंड के। तो इस सीरीज में दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड का आपको अध्ययन करा रहे हैं जिलेवार, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। टॉपिक आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। टिहरी जनपद का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद भौगोलिक स्थिति, प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले और टिहरी जनपद के नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कुंड, ताल, बुग्याल और जलप्रपात जितने भी हैं टिहरी में, उनके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। उसके बाद टिहरी में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जो कि पिछले 2-3 सालों की महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी टिहरी जनपद से संबंधित है, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे टिहरी जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आज यहाँ पे कंप्लीट होंगे, यानी टिहरी जनपद आज आपका हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद इसके एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कैसी दोस्तों आपको इस सीरीज लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया गया है, वहां से आप इसके डिटेल्स नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं विद एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टिहरी जनपद के इतिहास से। टिहरी जनपद की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 को। किसके द्वारा? तो सुदर्शन शाह द्वारा। सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी जनपद की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1815 को। कई जगह आपको 30 दिसंबर ही मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री की कई बुक्स है उसमें 28 दिसंबर ही दिया गया है। तो सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी जनपद की नींव डाली। अब यहाँ पे एक बार हम पंवार वंश का इतिहास देख लेते हैं। पंवार वंश के इतिहास में अगर हम दृष्टि डालें तो ये क्षेत्र पंवार वंश के अधिकार में हुआ करता था। और पंवार वंश के एक शासक थे प्रद्युम्न शाह, जो कि सुदर्शन शाह के पिता थे। सुदर्शन शाह के पिता थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य 1804 में देहरादून के खुरबुड़ा नामक मैदान पर एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह पराजित हो जाते हैं और युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र पर अब किसका अधिकार हो चुका है? गोरखाओं का अधिकार। 1804 से लेकर 1815 तक ये जो टिहरी का क्षेत्र भी है और संपूर्ण गढ़वाल का क्षेत्र, संपूर्ण कुमाऊं का क्षेत्र, ये किसके अधीन रहा? गोरखाओं के अधीन रहा। लेकिन इस बीच जो सुदर्शन शाह थे, प्रद्युम्न शाह के पुत्र, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ब्रिटिशों से सहायता ली कि वो यहां से गोरखाओं को पराजित करे। तो अंग्रेज 1815 में गोरखाओं को पराजित कर देते हैं, लेकिन इसके बदले वो सुदर्शन शाह से क्या ले लेते हैं? जो पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र था, गढ़वाल में जो देहरादून का क्षेत्र आता था, या जो ब्रिटिश गढ़वाल हुआ बाद में, यानी पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र, वो क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। और इस प्रकार उन्होंने सुदर्शन शाह को कौन सा क्षेत्र दिया? जो ये टिहरी रियासत का क्षेत्र है। टिहरी में आपका वो उत्तरकाशी भी आता था, कुछ हिस्सा चमोली और रुद्रप्रयाग का इसमें शामिल था। तो इस प्रकार सुदर्शन शाह, इससे पहले पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पे उस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी कहां बनानी पड़ी? गणेश प्रयाग, यानी टिहरी रियासत में। और इस प्रकार सुदर्शन शाह द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना की जाती है और इस प्रकार टिहरी जनपद का गठन होता है 28 दिसंबर 1815 को। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि सुदर्शन शाह ने जो अपनी राजधानी बनाई, वो बनाई थी गणेश प्रयाग, पुरानी टिहरी में, गणेश प्रयाग के निकट। गणेश प्रयाग ये वो स्थान हुआ करता था जहां पर भिलंगना और भागीरथी का संगम हुआ करता था। और अभी ये गणेश प्रयाग वर्तमान में ये क्षेत्र दोस्तों टिहरी डैम में समा चुका है। जो टिहरी डैम अभी वर्तमान में वहां पर है, उसमें डूब चुका है ये गणेश प्रयाग, जहां पर भिलंगना और भागीरथी का संगम हुआ करता था। और यहीं पर थी पुरानी टिहरी, जहां पर टिहरी नरेश सुदर्शन शाह की राजधानी थी। तो इस प्रकार सुदर्शन शाह, जो कि पहले शासक आप इनको कह सकते हैं टिहरी रियासत के, और टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह के बाद टिहरी के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भवानी शाह। भवानी शाह के बाद शासक बनते हैं प्रताप शाह। अब प्रताप शाह के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट करना है कि प्रताप शाह ने 1877 में एक नगर की नींव डाली।
प्रतापनगर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी भी स्थापित की। और अपने नाम से नगर की मतलब अपने नाम से नगर का नाम रखने वाला टिहरी रियासत का प्रथम शासक कौन था? वो था प्रताप शाह। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पंवार वंश का प्रथम शासक था प्रताप शाह, जिसने अपने नाम से नगर की स्थापना की। क्योंकि इससे पहले हमें कहीं भी इतिहास में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि किसी अन्य पंवार वंश के शासक, इससे पहले के शासकों के नाम पर किसी नगर की स्थापना हुई हो। तो प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने 1877 में, और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी भी इसको बनाया था। उसके बाद शासक बनते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने भी एक अपने नाम से नगर की स्थापना की थी, कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में कीर्ति शाह द्वारा की गई। कीर्ति शाह के बाद शासक बनते हैं नरेंद्र शाह ने भी अपने नाम से एक नगर की स्थापना की 1921 में, नरेंद्र नगर की स्थापना। तो नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है, और 1925 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। नरेंद्र शाह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी दोस्तों, रवाई कांड, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1930 में ये घटना घटी थी, रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब घटी थी? 1930 में। अभी जो रवाई क्षेत्र है या तिलाड़ी क्षेत्र है, ये आप अभी वर्तमान में उत्तरकाशी में आता है, क्योंकि उस समय उत्तरकाशी जो जनपद है वो भी टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और उत्तरकाशी टिहरी से अलग कब हुआ? 1960 में उत्तरकाशी को एक पृथक जनपद के रूप में गठित किया गया था। लेकिन टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था उत्तरकाशी, तो इसलिए जो ये रवाई क्षेत्र है ये भी टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और इसी रवाई क्षेत्र में रवाई कांड या तिलाड़ी नामक घटना घटी थी यमुना नदी के तट पर 1930 में। और इस घटना को उत्तराखंड की जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना से भी जाना जाता है। तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में यह घटना घटी थी। नरेंद्र शाह के बाद शासक बनते हैं मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे, क्योंकि मानवेंद्र शाह के शासनकाल में ही 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो जाता है, और टिहरी को उत्तर प्रदेश का एक जनपद के रूप में यहाँ पे स्थापित किया जाता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय हो जाता है भारतीय संघ में, यानी उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में। तो टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। जबकि टिहरी रियासत के प्रथम शासक या टिहरी रियासत के जो संस्थापक थे वो थे सुदर्शन शाह। उसके बाद देखो विलय हो चुका है टिहरी का उत्तर प्रदेश में एक जनपद के रूप में, लेकिन 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से उत्तरकाशी जनपद को पृथक किया जाता है और उत्तरकाशी को एक अलग जनपद के रूप में गठित किया जाता है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों टिहरी जनपद का कंप्लीट इतिहास मैंने आपको बता दिया है। वैसे टिहरी रियासत के जितने भी राजा थे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में कई बार बता रखा है, जो मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री सीरीज चलाई थी, तो वो आप वहां से डिटेल्स में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं टिहरी जनपद के। तो यहाँ पर टिहरी के जो पूर्व में स्थित है वो है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे कौन सा जनपद है? रुद्रप्रयाग है। अभी मैं आपको बड़े मैप में भी टिहरी जनपद का बड़ा मैप आपको दिखाऊंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको रिवर सिस्टम और कौन से मंदिर कहाँ पर हैं और कौन से पर्यटक स्थल कहाँ पर हैं वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पूर्व में हो गया रुद्रप्रयाग, पश्चिम में हो गया यहाँ पे देहरादून, यहाँ पे हो गया देहरादून। उसके बाद उत्तर में हो गया उत्तरकाशी, यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, और दक्षिण में आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टिहरी जनपद है वो उत्तराखंड के 4 अन्य जनपदों से सीमा बना रहा है। तो वो कौन कौन से जनपद हैं? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और पौड़ी। और टिहरी जनपद इस प्रकार से पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है उत्तराखंड का। आंतरिक जनपद का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड के ही जनपदों से सीमा बनाता है, न ही किसी राज्य से सीमा साझा करता है, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी अन्य देश से सीमा साझा करता है।
ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड के ही अंदर स्थित है। तो टिहरी जनपद आंतरिक जनपद है उत्तराखंड का। टिहरी का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। तो ये भौगोलिक स्थिति हो गई इस प्रकार से टिहरी जनपद की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मुनिकी रेती। मुनिकी रेती कहाँ है? तो ये टिहरी जनपद के ऋषिकेश में है। और इसी मुनिकी रेती में आप देखते होंगे यहाँ पे लक्ष्मण झूला पुल भी है दोस्तों ऋषिकेश में। तो मुनिकी रेती कहाँ है? टिहरी जनपद में ऋषिकेश में स्थित है। और मुनिकी रेती के निकट एक अन्य क्षेत्र भी है तपोवन नामक क्षेत्र, तो वो भी टिहरी में ही आता है ऋषिकेश में। देखो ऋषिकेश, आप ऋषिकेश देखते होंगे, ऋषिकेश जो क्षेत्र है वो उसका कुछ हिस्सा देहरादून में आता है, कुछ हिस्सा पौड़ी में और कुछ हिस्सा टिहरी में। तो टिहरी में जो हिस्सा आएगा उसके बारे में हम आज टिहरी जनपद में बात करेंगे। मुनिकी रेती में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि जानकी सेतु पुल कहाँ है? तो ये मुनिकी रेती में बना है। मुनिकी रेती टिहरी और स्वर्गाश्रम जो कि पौड़ी में पड़ता है। क्योंकि देखो इस प्रकार से है ना, ये टिहरी है, यहाँ पे मैं एम लिख रहा हूँ, ये मुनिकी रेती है, और ये पौड़ी है, यहाँ पे ये स्वर्गाश्रम है। तो मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ता है जानकी सेतु पुल, यानी ये टिहरी और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ता है जानकी सेतु पुल। टिहरी में ये मुनिकी रेती पर स्थित है और स्वर्गाश्रम जो कि पौड़ी गढ़वाल है। तो मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम यानी टिहरी और पौड़ी को जोड़ने वाला पुल है जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु पुल ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों गंगा नदी पर। गंगा नदी पर बना हुआ है जानकी सेतु पुल और इसकी लंबाई है 346 मीटर। इस पुल का उद्घाटन कब किया गया? जानकी सेतु पुल का उद्घाटन तो ये हुआ 20 नवंबर 2020 को। उस समय तत्कालीन जो सीएम थे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने 20 नवंबर 2020 को इस जानकी सेतु पुल का उद्घाटन किया जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है और 346 मीटर इसकी लंबाई है। और ये मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ता है, यानी टिहरी और पौड़ी के बीच ये पुल बना हुआ है और ये आपका गंगा नदी पर है। उद्घाटन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो मुनिकी रेती में जो जानकी सेतु पुल है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्थल है तपोवन। तपोवन ये मुनिकी रेती के निकट स्थित है और इसी तपोवन में एक प्रसिद्ध पुल भी है लक्ष्मण झूला पुल। लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण की बात करें तो 1889 में इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पुनः इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया था, इस पुल का पुनर्निर्माण वो 1927-1928 के बीच में कराया गया था और लगभग 450 फीट लंबाई इस पुल की है लक्ष्मण झूला पुल। तो लक्ष्मण झूला पुल ये कहाँ है? ये आपका तपोवन में है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो है आपका खैंट पर्वत। खैंट पर्वत ये आप अगर आप टिहरी गए होंगे कभी, जो प्रॉपर टिहरी नगर है अभी, तो टिहरी नगर के सामने ही दिखता है एक पर्वत जिसका नाम है खैंट पर्वत। और इस पर्वत को दोस्तों आचरी पर्वत या परियों का देश या आचरियों का देश या अप्सराओं का निवास स्थल भी कहा जाता है। और एक बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परियों का देश किसे कहा जाता है? तो खैंट पर्वत को कहा जाता है परियों का देश। परियों का देश खैंट पर्वत, और ये बिल्कुल टिहरी के सामने ही आपको दिखता हुआ अगर आप टिहरी कभी गए होंगे। और इस पर्वत पर दोस्तों खैंट खाल मंदिर भी स्थित है खैंट पर्वत पर। नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे चंबा। चंबा एक प्रसिद्ध स्थल है टिहरी गढ़वाल जनपद का और टिहरी का एक मुख्य नगर आप इसे कह सकते हैं चंबा को, क्योंकि चंबा सेंटर पॉइंट हो गया टिहरी का। अगर आपको टिहरी जनपद में जाना है तो चंबा से जाओगे, अगर आपको ऋषिकेश जाना है तो चंबा से आपको गुजरना होगा। मसूरी हो गया, या आपको टिहरी, आप टिहरी में है और आपको कहाँ जाना है, आपको श्रीनगर गढ़वाल जाना है तो आप चंबा से ही जाओगे। चंबा एक मेन सेंटर पॉइंट हो गया है टिहरी जनपद का, तो इसलिए एक मुख्य नगर है चंबा। चंबा दोस्तों गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली भी है। गब्बर सिंह नेगी जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे और इनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। गब्बर सिंह नेगी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध में शहीद हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध में न्यूवे चैपल युद्ध में वो गए थे, तो यहाँ पर वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भी किया गया था। तो इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है।
चंबा में गब्बर सिंह नेगी इनकी जन्मस्थली चंबा, और यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी स्मारक भी स्थित है। गब्बर सिंह नेगी चौक भी वहां पर चंबा में आपको देखने को मिलेगा अगर आप कभी चंबा गए होंगे। उसके बाद दोस्तों चंबा के निकट सरदेव सुमन जी की जन्मस्थली भी है, जोलगांव है जिसका नाम, सरदेव सुमन का जन्म हुआ था जोलगांव में, जो कि चंबा के निकट ही स्थित है। और चंबा में एक सुरंग भी निर्मित की गई है जो कि उत्तराखंड की अभी सबसे लंबी सुरंग है, और ये इस सुरंग की लंबाई है 440 मीटर। तो 440 मीटर लंबी जो कि चंबा सुरंग है, और ये किस मार्ग पर है, तो ऋषिकेश धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर। जब आप ऋषिकेश से कभी जाओगे तो फिर अब आपको ऊपर चंबा नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाना चाहते हो डायरेक्ट, तो सीधे जो ऋषिकेश मार्ग है वहां से ये सुरंग बनाई गई है और ये डायरेक्ट खुलती है उत्तरकाशी मार्ग पर। तो इस सुरंग की लंबाई है 440 मीटर। इस सुरंग का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जब भी आप चंबा गए होंगे, चंबा के ऊपर काफी ट्रैफिक लग जाता है, इसलिए मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि सेंटर पॉइंट है चंबा टिहरी गढ़वाल का। हर जगह से, श्रीनगर से गाड़ियां को अगर ऋषिकेश जाना होगा तो वो चंबा आएंगी, ऋषिकेश से अगर कहीं भी जाना होगा, उत्तरकाशी जाना होगा या श्रीनगर गढ़वाल जाना होगा, तो वो गाड़ी चंबा आएगी। तो चंबा के ऊपर काफी ट्रैफिक लगता है, जिसके कारण यहाँ पे सुरंग निर्मित की गई, और ये सुरंग ऋषिकेश और उत्तरकाशी मार्ग पर है। ऋषिकेश से ये शुरू होती है, उत्तरकाशी मार्ग पर ये खुलती है। तो चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर जो 440 मीटर लंबी ये सुरंग बनी है, इसका उद्घाटन किया गया था 26 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा वर्चुअल रूप से। ठीक है, तो ये चंबा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जो कि आपको नोट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल है धनोल्टी। ये मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है धनोल्टी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतापनगर के बारे में। प्रतापनगर जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में, और इसके जो संस्थापक हैं वह है प्रताप शाह। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना 1877 में की थी। प्रतापनगर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसका पुराना नाम क्या था? तो प्रतापनगर का पुराना नाम था ठांगधार। ठांगधार प्रतापनगर का पुराना नाम। और प्रतापनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है सेममुखेम नागराजा मंदिर। नागराजा मंदिर, तो ये कहाँ है? प्रतापनगर में। प्रतापनगर एक तहसील, एक ब्लॉक है अभी टिहरी जनपद का। तो प्रतापनगर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। इससे ज्यादा प्रश्न प्रतापनगर से नहीं बनेंगे। प्रतापनगर का एक मुख्य मार्केट है वो है लमगांव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग, यहाँ पर देव शर्मा नामक ऋषि की तपस्थली हुआ करती थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवप्रयाग पड़ा। और इस स्थल को दोस्तों सुदर्शन तीर्थ और इंद्र प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुदर्शन तीर्थ या इंद्र प्रयाग किसे कहा जाता है? तो देवप्रयाग को कहा जाता है। ऐसा माना भी जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का सुदर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जिसके कारण इसको सुदर्शन तीर्थ भी कहते हैं और इसको ब्रह्म तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देवप्रयाग में एक प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये देवप्रयाग में है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने रावण को मारने के बाद तपस्या भी की थी इस रघुनाथ मंदिर में। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की प्रतिस्थापना की थी। ये जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के निकट एक प्रसिद्ध स्थल भी है तीन धारा स्थल। तो ये कहाँ है? ये देवप्रयाग के निकट में ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट स्थल आता है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। नरेंद्र नगर की जो स्थापना की गई 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा, जो कि टिहरी रियासत के शासक थे। और 1925 में नरेंद्र शाह ने इसको अपने राजधानी भी बनाया था। जहां पर राजमहल था वहां पर आनंदा होटल आपने देखा होगा। अगर आप कहीं कभी नरेंद्र नगर गए होंगे तो वहां पे वर्तमान में आनंदा होटल बन चुका है। वहीं पर हुआ करता था नरेंद्र शाह का राजमहल। उसके बाद है नई टिहरी। नई टिहरी जो कि टिहरी जनपद का मुख्यालय है। नई टिहरी को बसाया गया बाद में, क्योंकि जो पुरानी टिहरी है जहां पर पहले टिहरी रियासत की राजधानी हुआ करती थी, वो पुरानी टिहरी, वहीं पर गणेश प्रयाग भी हुआ करता था।
तो वहां पर डैम बन चुका है, जिसके कारण गणेश प्रयाग और पुरानी टेहरी वो डूब चुकी है। तो इसके कारण वहां से लोगों को कहाँ प्रतिस्थापित किया गया, नई टेहरी में। तो नई टेहरी टिहरी जनपद का भी वर्तमान में क्या है, मुख्यालय है। तो ये प्रमुख स्थल दोस्तों जितने भी थे टिहरी जनपद के, इससे बाहर प्रमुख स्थलों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। डिटेल्स में मैंने आज यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो पहला जो मंदिर है वो है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, ये देवप्रयाग में है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। और रघुनाथ मंदिर यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने रावण को मारने के बाद तपस्या भी की थी, और इस मंदिर का जो पुनर्स्थापना की थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। और इस रघुनाथ मंदिर को किस शैली से बनाया गया है, द्रविड़ शैली से। ये आपका रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, द्रविड़ शैली से बना हुआ है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर। उसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर आता है ये है पलेठी का सूर्य मंदिर। एकमात्र सूर्य मंदिर है टिहरी जनपद में, पलेठी का सूर्य मंदिर, और ये टिहरी के हिंडोला खाल में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना मानी जाती है 6वीं 7वीं शताब्दी में। और इस मंदिर की स्थापना किसने की, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लेख मिलते हैं वो आदि वर्मन और कल्याण वर्मन के मिलते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1968 में दोस्तों इस मंदिर में स्थित लेखों का अध्ययन किया जा चुका है। तो ये लेख किसके मिले हैं, तो ये लेख मिले हैं आदि वर्मन और कल्याण वर्मन के, आदि वर्मन व कल्याण वर्मन के लेख। और ये लेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, जो कि इस पलेठी के सूर्य मंदिर में ये लेख मिले। 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इन लेखों की खोज की गई थी। ब्राह्मी लिपि में ये लेख हैं और ये हैं आदि वर्मन और कल्याण वर्मन के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये आपका टिहरी जनपद के हिंडोला खाल में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मंदिर है वो है सेमुखियम मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है सेमुखियम मंदिर, सेमुखियम। और ये किस भगवान का है, तो ये नागराजा, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि जो सेमुखियम मंदिर है वो मंदिर किसका है, तो वो है नागराजा का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नागराजा के रूप में विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको सेमुखियम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना है, किस प्रकार वहां पे ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए थे, वहां के जो उस समय गणपति हुआ करते थे रमोलीगढ़ के, वो थे गंगू रमोला, किस प्रकार उनसे उसकी मुलाकात होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको काफी डिटेल्स में सेमुखियम मंदिर के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप सर्च कीजिए सेमुखियम मंदिर बाई जरदारी क्लासेस, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सेमुखियम मंदिर ये प्रतापनगर तहसील के सेमुखियम में स्थित है। सेमुखियम मंदिर नागराजा भगवान का मंदिर। और यहाँ पर प्रत्येक तीसरे साल, यानी जिसको कहते हैं तिसाली मेला, ये मंगशीरस माह में आयोजित किया जाता है, यानी एक साल को छोड़कर तिसाली मेला इसे कहा जाता है। इस स्थान पर रमोलीगढ़ के गणपति गंगू रमोला का राज्य हुआ करता था, और श्री कृष्ण भगवान वहां पर आते हैं और उसके बाद उनको स्थल पसंद आता है, तो वहां पर श्री कृष्ण निवास करने लग जाते हैं। राजा गंगू रमोला के 2 पुत्र भी थे, सिद्धवा और विधवा। तो स्थानीय लोगों द्वारा सिद्धवा और विधवा की पूजा वर्तमान में भी की जाती है। उसके बाद यहाँ पे है बुड्ढा केदार मंदिर। बुड्ढा केदार मंदिर ये भिलंगना विकास खंड में स्थित है। और भिलंगना क्षेत्र में बुड्ढा केदार जो मंदिर है, यहाँ पर 2 प्रसिद्ध नदियों का संगम भी होता है बुड्ढा केदार में। और वो नदियां हैं दोस्तों भिलंगना की सहायक नदियां बाल गंगा व धर्म गंगा, बाल गंगा व धर्म गंगा। इनका संगम कहाँ होता है, इनका संगम होता है बुड्ढा केदार में। और ये दोनों नदियां भिलंगना नदी की प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। बुड्ढा केदार जो ये मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है बुड्ढा केदार मंदिर। और इस बुड्ढा केदार मंदिर में मंगशीर की दीपावली में बलिराज मेले का आयोजन भी किया जाता है। बलिराज मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बुड्ढा केदार मंदिर में। उसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है वो है सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर ये टिहरी में सुरकोट पर्वत पर स्थित है।
और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सुरकूट जो पर्वत है ये किस श्रेणी में आता है, तो मध्य हिमालय श्रेणी में ये आता है। सुरकूट पर्वत मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख श्रृंखला है सुरकूट पर्वत, जहां पर ये सुरकंडा देवी मंदिर स्थित है। सुरकंडा देवी मंदिर जो कि माता सती का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, और इस मंदिर की पूजा किसके द्वारा होती है, तो जो वहां पे स्थानीय लेखपाल ब्राह्मण है उनके द्वारा, वो इस मंदिर के पुजारी होते हैं, प्रसिद्ध लेखवाल ब्राह्मण। सुरकंडा मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर माता सती का सर गिरा था, तो ये माता सती का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो मंदिर है वो है चंद्रबदनी मंदिर, ये भी माता सती का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है। और चंद्रबदनी जो मंदिर है ये कौन से पर्वत पर है, तो ये है चंद्रकूट पर्वत पर। इस मंदिर का उल्लेख दोस्तों स्कंद पुराण में देखने को मिलता है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है, भुवनेश्वरी पीठ। ये भी माता सती का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है चंद्रबदनी मंदिर। तो ये दो पीठ हैं, प्रसिद्ध पीठ, जो कि टिहरी जनपद में है, सुरकंडा देवी मंदिर और चंद्रबदनी मंदिर, माता सती के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से दो शक्तिपीठ। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है, सातवां मंदिर यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपका घनसाली तहसील के विनय खाल में देवगढ़ नामक स्थान पर, यानी घनसाली में है, ये घनसाली क्षेत्र में। कुंजापुरी मंदिर, तो कुंजापुरी मंदिर ये नरेंद्र नगर से आगे जो हिंडोला खाल क्षेत्र है उसी के निकट है कुंजापुरी मंदिर, और ये भी माता सती के शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो है भंडारी राजपूत। भंडारी राजपूत कुंजापुरी मंदिर के पुजारी होते हैं, जो कि कुंजापुरी मंदिर में पूजा करते हैं, और ये कुंजापुरी मंदिर माता सती के शक्तिपीठों में से एक है। उसके बाद है बाल खिलेश्वर मंदिर। बाल खिलेश्वर मंदिर ये कहाँ है, तो ये भी आपका टिहरी में स्थित है, बाल गंगा नदी के तट पर, बाल गंगा के तट पर। उसके बाद है मणिकनाथ मंदिर, ये है भिलंगना घाटी में, भिलंगना घाटी। उसके बाद दोस्तों ढूंढेश्वर महादेव मंदिर, ये है कीर्तनगर में, अलकनंदा के तट पर, कीर्तनगर में अलकनंदा के तट पर है ढूंढेश्वर महादेव मंदिर। कीर्तनगर टिहरी जनपद का हिस्सा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर जो भी थे टिहरी जनपद में, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। ये सुरकंडा मंदिर है, ठीक है। तो काफी अच्छी जगह है सुरकंडा मंदिर, अगर आप कभी गए नहीं है वहां तक तो आप जरूर जाएं, वहां पे विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा स्थल है दोस्तों वहां पे। तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं टिहरी में घूमने लायक, या बहुत सारे प्रमुख मंदिर, सेमुखी मंदिर, ये भी काफी अच्छी जगह है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो जो भी प्रमुख स्थल थे, प्रमुख मंदिर थे टिहरी के, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मेले और प्रमुख यात्राओं के बारे में। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसके डिटेल्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर सभी जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद एमसीक्यू और विद मैप वहां पे दिए गए हैं, तो उसको आप जरूर लें दोस्तों। लेक्चर देखने के बाद उसको आप रिवाइज करें, तो उससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो जनपद सीरीज में आपको करा रहा हूँ कंप्लीट, आपको अगर आपको याद करनी है अच्छे से, तो लेक्चर देखने के बाद दोस्तों एक या दो बार आपको रिवाइज जरूर करना है। या तो आप स्वयं नोट्स बनाएं वीडियो देखकर, लेकिन अगर आपको बने नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रसिद्ध मेलों के बारे में। पहला मेला है मौन मेला। मौन मेला ये जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है, जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला, और ये लगता है आपका जौनपुर क्षेत्र में। इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें मछली पकड़ने की प्रतियोगिता की जाती है, और इसलिए इस मेले को मछमोन मेला भी कहते हैं। मछमोन मेला या मौन मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में, और ये किस नदी पर आयोजित किया जाता है, अगलाड़ नदी पर, ठीक है। तो मौन मेला अगलाड़ नदी पर, जिसको मछमोन मेला भी कहते हैं, और ये जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है जो कि जौनपुर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दूसरा है सेममुखेम मेला। ये प्रताप नगर के सेममुखेम में आयोजित किया जाता है। मुखेम गांव के ऊपर
से मुखे में मंगसीरस माह में ये मेला आयोजित किया जाता है और ये प्रत्येक तीसरे साल आता है, यानी इसको तिसाली मेला भी कहा जाता है और ये मंगसीरस माह में आयोजित किया जाता है। तीसरा है रवाई किसान मेला। रवाई किसान मेला दोस्तों ये मलेथा गांव में आयोजित किया जाता है। शायद मैंने पिछली बार जब ये एक बार ये लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पे एक अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि सर रवाई तो उत्तरकाशी में है, तो फिर ये मेला टिहरी में कैसे लगता है, टिहरी के मलेथा क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों ये देखो, इसका भी स्थान से कोई मतलब नहीं है। जो रवाई किसान मेला है ये कहाँ लगता है, मलेथा गांव में, मलेथा गांव में, ठीक है, मलेथा गांव में ये आयोजित किया जाता है। मलेथा गांव ये माधव सिंह भंडारी की जन्म स्थली है, मलेथा गांव। रवाई किसान मेला मलेथा गांव में आयोजित किया जाता है। उसके बाद शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी विकास मेला, ये लगता है कीर्तिनगर में, कीर्तिनगर में। उसके बाद रणभूत मेला, तो ये लगता है टिहरी जनपद की नैलचामी पट्टी में। ये कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है और इस मेले में जो राजशाही के समय विभिन्न युद्ध हुए थे उसमें मारे गए लोगों की याद में लगता है रणभूत मेला, टिहरी जनपद की नैलचामी पट्टी में। उसके बाद तिलका देवी मेला। तिलका देवी मेला ये बाड़ासरी जौनपुर में तिलका देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, जौनपुर क्षेत्र में। उसके बाद नाग टिब्बा मेला। देखो नाग टिब्बा कहाँ है, तो ये मसूरी में है। तो नाग टिब्बा मेला ये भी टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में लगता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि नाग टिब्बा कहाँ है, तो ये टिहरी के मसूरी में स्थित है। ये मसूरी का कुछ क्षेत्र देहरादून में आता है, कुछ क्षेत्र टिहरी में आता है, लेकिन ये मसूरी का जो क्षेत्र टिहरी में आता है वहां पर है नाग टिब्बा। चंद्रबदनी मेला, तो ये लगता है चंद्रबदनी मंदिर में। तो ये प्रसिद्ध मेले जो भी लगते हैं टिहरी जनपद में वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टिहरी जनपद की प्रमुख यात्राओं के बारे में। पहली यात्रा है खतलिंग महादेव यात्रा। ये आयोजित की जाती है टिहरी में, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से। भिलंगना में एक गांव है घुत्तू गांव, भिलंगना के घुत्तू गांव से यात्रा प्रारंभ की जाती है और ये यात्रा पवाली कांठा से होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है, खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग महादेव यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है, टिहरी में, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। उसके बाद दूसरी यात्रा है पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। तो ये पवाली कांठा से होते हुए रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है और ये यात्रा अगस्त सितंबर माह में आयोजित की जाती है। तीसरी यात्रा है गुरु माणिकनाथ यात्रा। ये टिहरी जनपद में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और ये लगभग 5 दिवसीय यात्रा होती है, गुरु माणिकनाथ यात्रा। तो ये भी आपकी टिहरी जनपद में आयोजित की जाती है। चौथी है सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा। तो ये यात्रा भी एक प्रसिद्ध यात्रा है टिहरी जनपद की। तो 4 यात्राएं महत्वपूर्ण है टिहरी जनपद की जो आपको विशेष तौर पर नोट करनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे टिहरी जनपद की प्रमुख नदियों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आपको मैप के माध्यम से समझना होगा। कंप्लीट मैप आपको समझा देता हूं एक बार टिहरी जनपद का और इसमें बताऊंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको आप एक बार पूरा देख लीजिए किस प्रकार का मैप है, फिर मैं जूम करूंगा इसको। ठीक है, तो ये मैंने जूम कर लिया है। ये टिहरी, ये ऊपर है टिहरी के उत्तर में उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी एक नदी आती है टिहरी में और वो कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जिसका उद्गम उत्तरकाशी के गौमुख से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से, फिर उत्तरकाशी में विभिन्न स्थानों से बहती हुई ये पहुंच जाती है आपकी टिहरी में। इस प्रकार से ये आ रही है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी जब आती है भलड्याना में, तो भलड्याना में यहाँ पे एक नदी इसके साथ संगम करती है जिसका नाम है जलकुर नदी। जलकुर नदी ये लमगांव के ऊपरी क्षेत्रों में विभिन्न छोटी छोटी नदियों से मिलकर ये बनती है। लमगांव से गुजरती है जलकुर नदी। लमगांव किस नदी के तट पर है, लमगांव एक मुख्य मार्केट है टिहरी जनपद के प्रताप नगर विकास खंड का मुख्य मार्केट लमगांव। तो लमगांव के निकट से जलकुर नदी आगे बढ़ती है और भिलंगना में भागीरथी से संगम करती है। फिर ये भागीरथी आगे बढ़ती है और यहाँ पर इसी भागीरथी नदी पर है डोबरा चांटी पुल। डोबरा चांटी पुल ये मैं आपको जो रिवर सिस्टम बताया था उसमें मैंने इसके बारे में काफी डिटेल्स में आपको बताई थी। फिर मैं अभी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जो डोबरा चांटी पुल है ये टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ था 8 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा। इस पुल की कुल लंबाई दोस्तों 725 मीटर,
कुल लंबाई है। लेकिन अगर बात करें सस्पेंशन जो ब्रिज, जो झूला पुल है, उसकी लंबाई है 440 मीटर। क्योंकि ये पुल देखो इस प्रकार से, ठीक है, ये तो आपका झूला पुल है जो डैम के ऊपर है बिल्कुल। लेकिन ये पुल क्या है कि इधर काफी लंबा है और इधर भी थोड़ी इसकी लंबाई है। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक बात करें तब तो इसकी लंबाई है 725 मीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ इस झूला पुल की बात करें जो बिल्कुल किसके ऊपर बना हुआ है, डैम के ऊपर बना हुआ है, तब इसकी लंबाई कितनी है, वो है 440 मीटर। तो अगर पूछा जाता है कि सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल की लंबाई कितनी है, जो डोबरा चांटी झूला पुल है, तब है 440 मीटर। लेकिन डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगी आपकी 725 मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे। और इसकी जो कुल चौड़ाई है वो है 7 मीटर। इस पुल का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो कोरियन कंपनी योसिन द्वारा किया गया था। ठीक है, वैसे इसके बारे में मैंने अलग से स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, लेकिन पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दी है। तो डोबरा चांटी पुल, और इस प्रकार फिर ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक टिहरी बांध बना हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र पर जो टिहरी बांध बना हुआ है यहाँ पर ये क्षेत्र हुआ करता गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग है ये। और इसी गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना का संगम हुआ करता था। तो अब भागीरथी की जो प्रमुख सहायक नदी है जो कि टिहरी में जिसका संगम होता है वो है भिलंगना। तो अब हम भिलंगना के उद्गम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये भिलंगना नदी, ठीक है, ये है भिलंगना। तो भिलंगना का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये है खतलिंग ग्लेशियर। ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर यहाँ से उद्गम होता है भिलंगना का, और इस प्रकार भिलंगना आगे बढ़ती है। और यहाँ पर भिलंगना पर एक पावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भिलंगना नदी पर। उसके बाद भिलंगना आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है घनसाली में। घनसाली में भिलंगना की दो प्रसिद्ध सहायक नदी यहाँ पर संगम करती है। तो यहाँ से आ रही है धर्मगंगा और यहाँ से आ रही है बालगंगा, ठीक है, बालगंगा और धर्मगंगा। जब बालगंगा और धर्मगंगा आगे बढ़ती है तो ये बुढ़ा केदार मंदिर के समीप संगम करती है और फिर आगे इसको बालगंगा के नाम से ही जाना जाता है। बालगंगा आगे बढ़ती है और घनसाली में संगम करती है भिलंगना से। तो भिलंगना और बालगंगा का भी संगम हो चुका है। फिर भिलंगना नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है गणेश प्रयाग में, जहां पर वर्तमान में टिहरी डैम बना हुआ है। और इस प्रकार दोस्तों ये भागीरथी से संगम करती है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये भागीरथी प्लस भिलंगना, क्योंकि दोनों नदियों के संगम स्थल पर यह बना हुआ है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, गणेश प्रयाग से आगे जाते हुए देखो टिहरी बांध हो गया यहाँ पे, ठीक है, टिहरी बांध से आगे निकलती है जब ये, अब इस नदी को भागीरथी नदी ही कहा जाता है, क्योंकि मुख्य नदी कौन थी, भागीरथी नदी। भिलंगना इसमें संगम कर चुकी है। तो ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती, यहाँ पर कोटेश्वर बांध परियोजना है टिहरी डैम के कुछ ही नीचे। कोटेश्वर बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इधर से, यहाँ से चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए, श्रीनगर गढ़वाल होते हुए, कीर्तिनगर होते हुए अलकनंदा नदी आ रही है टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए। ये पौड़ी गढ़वाल है। और फिर ये देवप्रयाग में, टिहरी में है, प्रॉपर जो देवप्रयाग वो टिहरी में है, ठीक है। तो देवप्रयाग में ये संगम करती है भागीरथी से। अलकनंदा और भागीरथी का संगम यहाँ पर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा और भागीरथी। अब ये गंगा, अब यहाँ से क्या है, ये गंगा नदी कहलाएगी। तो गंगा नदी आगे बढ़ती है, ये गंगा नदी कहला जा रही है अब। और फिर ये पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए गंगा नदी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर एक अन्य नदी इसके साथ संगम करती है जिसका नाम है हेमवल नदी। यहाँ पे ये वशिष्ठ आश्रम भी है और ये वशिष्ठ कुंड भी है, ठीक है। अगर आप इस मैप को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पौड़ी जनपद की डिटेल्स है, नोट्स वाली पीडीएफ है, उसी में टिहरी जनपद की, ठीक है, उसी में आपको ये मैप भी मिल जाएगा। और वहां पे अगर आप जूम करते हो तो ये पूरा स्पष्ट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम यहाँ पर है। फिर ये हेमवल नदी यहाँ पे ही वशिष्ठ आश्रम के निकट या वशिष्ठ कुंड के निकट इससे संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है आपकी यहाँ पे, ये फूलचट्टी नामक स्थान है, ये पटना जलप्रपात ये पौड़ी में है, ठीक है। ये ऋषिकेश का क्षेत्र आ गया। अब ये कंप्लीट जो क्षेत्र आ गया है ये ऋषिकेश का इस प्रकार से। तो ये ऊपरी हिस्सा टिहरी में है, ये निचला हिस्सा पौड़ी में है, और ये इधर का ये देहरादून में है। तो फिर यहाँ पे फूलचट्टी आ गया, ये पौड़ी के हैं, पटना जलप्रपात ये पौड़ी
ऋषिकेश में आता है। फिर ये आगे बढ़ता है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका ये लक्ष्मण झूला पुल है ये। फिर ये आगे बढ़ता है यहाँ पे राम झूला पुल है, और ये आपका मुनि की रेती आ गया। तो देखो यहाँ पे ये मुनि की रेती और ये है स्वर्गाश्रम। तो मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के जो बीच पुल है, इस पुल का नाम क्या है? जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु, ये है मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम पौड़ी में है, ये है पौड़ी, और मुनि की रेती है टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल की मुनि की रेती और पौड़ी के स्वर्गाश्रम के मध्य स्थित है जानकी सेतु पुल। फिर यहाँ से देखो ये कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर, और फिर गंगा नदी आगे बढ़ रही है। तो पूरा रिवर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है, किस प्रकार भागीरथी नदी टिहरी जनपद में बह रही है, भिलंगना टिहरी जनपद में बह रही है। अन्य स्थल देख लो, यहाँ पे ये नागटिब्बा, ये मसूरी में है, और यहाँ पे ये अगलाड़ नदी है देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जौनपुर क्षेत्र आ गया, ये मसूरी है, और ये कम्पटी जलप्रपात ये टिहरी गढ़वाल में है। मसूरी के टिहरी गढ़वाल में है आपका कम्पटी जलप्रपात, ठीक है। धनोल्टी क्षेत्र आ गया, सुरकंडा देवी मंदिर है यहाँ पे, ये काणा ताल है यहाँ पे, ये नरेंद्र नगर का क्षेत्र है। और ये आप देखो यहाँ पे घनसाली हो गया, यहाँ पे ये लमगांव है, ये प्रताप नगर है, ये मुखेम है, और यहाँ पे सेम नागराजा मंदिर बिल्कुल उत्तरकाशी की सीमा पर है, क्योंकि इसके अगर आप पार जाओगे तो सीधे आप उत्तरकाशी पहुंच जाओगे। एक या दो पहाड़ अगर आप पार करते हो तो ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे डोबरा चांटी पुल भी हो चुका है। तो अब मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो भागीरथी नदी जिसका उद्गम होता है गोमुख उत्तरकाशी से, और टिहरी में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? भिलंगना नदी प्रसिद्ध सहायक नदी है इसकी। भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, और इसका संगम गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से होता है। भिलंगना की दो प्रसिद्ध सहायक नदी है बालगंगा और धर्मगंगा। बालगंगा और धर्मगंगा का संगम होता है बुढ़ा केदार में, और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ती है, और फिर बालगंगा और भिलंगना का जो संगम होता है वो होता है घनसाली में, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो नदी है जलकुर नदी, ये भलियाना क्षेत्र में भागीरथी से संगम करती है। फिर अलकनंदा नदी जो कि देवप्रयाग में भागीरथी से संगम करती है, और देवप्रयाग के आगे भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को सास कहा जाता है, जबकि अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो पूरा रिवर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। कौन कौन से? टिहरी बांध परियोजना, यह है भागीरथी और भिलंगना नदी पर गणेश प्रयाग में, ठीक है। जो टिहरी बांध आप देखते हैं, टिहरी बांध पर मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बना रही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टिहरी बांध के बारे में बताने लग जाऊं तो 20 या 30 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सही यही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जनपद सीरीज में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ। टिहरी बांध के बारे में स्पेशल वीडियो मैंने अलग बना रखी है, और उसी वीडियो मैंने डोबरा चांटी पुल के बारे में भी चर्चा कर रखी है। तो उसको आप डिटेल्स में देखना है तो सर्च कीजिए टिहरी बांध बाई जरदारी क्लासेस। उसके बाद कोटेश्वर बांध परियोजना, ये भी आपकी किस नदी पर है? तो ये भी आपकी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी, ये हो जाएगी भागीरथी और भिलंगना। भिलंगना, क्योंकि जब भागीरथी और भिलंगना संगम करती है तो फिर ये आगे बढ़ती है, तो ये भागीरथी नदी ही कहलाती है। तो कोटेश्वर बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। उसके बाद कोटली भेल परियोजना, ये देवप्रयाग में स्थित है गंगा नदी पर। कोटली भेल परियोजना। झालाकोट परियोजना ये है धर्मगंगा पर, धर्मगंगा पर। और भिलंगना बांध परियोजना तो ये है आपकी भिलंगना नदी पर। तो ये 5 महत्वपूर्ण परियोजना जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख तालों के बारे में। तो पहला ताल यहाँ पे सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल ये खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है, और ये ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल, सबसे बड़ा सबसे गहरा गढ़वाल का, ठीक है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन है? तो वह है सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी में स्थित है। दूसरा यहाँ पे मानसर ताल, इसे मंसूर ताल भी कहा जाता है। तीसरा ताल है वासुकी ताल, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग और टिहरी में संयुक्त रूप से स्थित है, और इस ताल का जो पानी रहता है वो लाल रहता है, वासुकी ताल का पानी। चौथा है महासर ताल। महासर ताल ये 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है, तो इसलिए इसको
भाई बहन ताल भी कहा जाता है। भाई बहन ताल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महासर ताल को। पांचवा है अप्सरा ताल। ये टिहरी के बुढ़ा केदार के पास स्थित है और इस ताल को आछरी ताल भी कहा जाता है। आछरी ताल या अप्सरा ताल। छठा है यहाँ पे यमताल। ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और सातवां है जराल ताल। तो ये 7 महत्वपूर्ण ताल। सहस्त्र ताल जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है गढ़वाल का। मानसर ताल, इसे मंसूर ताल भी कहा जाता है। वासुकी ताल जिसका रंग लाल, मतलब इसके जल का जो रंग है वो लाल है और ये रुद्रप्रयाग और टिहरी में संयुक्त रूप से है। महासर ताल, इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। अप्सरा ताल, ये ताल इसे आछरी ताल भी कहते हैं। यमताल हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और नेक्स्ट है जराल ताल। उसके बाद प्रमुख कुंडों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से कुंड है यहाँ पे? वशिष्ठ कुंड, ये आपका ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर दूर है गंगा नदी के तट पर। मैंने मैप में भी बताया था, ये वशिष्ठ आश्रम वशिष्ठ कुंड है गंगा नदी के तट पर। दूसरा है बेताल कुंड, ये देवप्रयाग में है। सूर्य कुंड भी आपका देवप्रयाग में है। ब्रह्म कुंड भी देवप्रयाग में। और भास्कर कुंड ये भी आपका देवप्रयाग में है। तो ये चारों कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड कहाँ है? देवप्रयाग में। जबकि वशिष्ठ कुंड कहाँ है? ऋषिकेश, टिहरी के ऋषिकेश में। प्रमुख गुफाओं की बात की जाए तो वशिष्ठ गुफा ये भी कहाँ है? आपके ऋषिकेश में है। विश्वनाथ गुफा है, बोगडेश्वर गुफा और वामन गुफा। ये वामन गुफा कहाँ है? ये आपकी देवप्रयाग में। तो सभी गुफाएं आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं टिहरी में? तो महासरताल बुग्याल हो गया। उसके बाद है जोराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खारसोली बुग्याल, कोटली बुग्याल, इसको अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। और पंवाली कांठा बुग्याल ये टिहरी में प्लस उत्तरकाशी में भी है। टिहरी और उत्तरकाशी में फैला हुआ है पंवाली कांठा बुग्याल। कोटली बुग्याल जिसको अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सा है टिहरी में? तो खतलिंग ग्लेशियर है। ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में संयुक्त रूप से है, यानी टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। और जलप्रपात कौन सा है? एकमात्र जलप्रपात कैंपटी फॉल जलप्रपात। कैंपटी फॉल जलप्रपात ये कहाँ है? मसूरी में स्थित है। मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है यह जलप्रपात टिहरी जनपद की ओर। ठीक है, तो टिहरी की सीमा में है कैंपटी फॉल जलप्रपात। और ये किस क्षेत्र में आता है? तो मसूरी क्षेत्र में। मसूरी का जो कुछ हिस्सा है, क्योंकि जो इधर का हिस्सा है टिहरी की ओर, तो टिहरी में ये कैंपटी फॉल जलप्रपात। तो कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है रिवर सिस्टम, प्रमुख कुंड, प्रमुख ताल, प्रमुख गुफाएं और प्रमुख बुग्याल, ग्लेशियर, जलप्रपात। इसका आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिहरी में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। तो एक यहाँ पे हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है देवप्रयाग के, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य चक्रधर जोशी। आचार्य चक्रधर जोशी जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रहों और उपग्रहों व खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना हिमालय नक्षत्र वेधशाला का उद्देश्य है। तो ये कहाँ है? आपकी देवप्रयाग में। दूसरा है TSDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? ये भी आपकी टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी डैम के निकट जो भागीरथीपुरम है, भागीरथीपुरम टिहरी गढ़वाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका? सुशील कुमार शिंदे द्वारा। तीसरे राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आपका नरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 2011 को। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। क्योंकि उस समय ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने 2011 में 1 मई 2011 में नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण संस्थान जो कि टिहरी में स्थित है।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टिहरी के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। पहले व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, और इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को कहाँ हुआ था? अखोड़ी गांव, टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो 1956 में दिल्ली के राजपथ पर इन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक केदार नृत्य की झांकी प्रदर्शित की थी। उसके बाद 1961 में ये ग्राम अखोड़ी के ग्राम प्रधान बनते हैं। उसके बाद 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 1988 में इन्होंने 105 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा की थी, घरों घरों तक ही गए थे, और उत्तराखंड पृथक आंदोलन के बारे में या उत्तराखंड को पृथक राज्य क्यों बनाना जरूरी है इसके बारे में इन्होंने घर घर तक संदेश दिया था, लोगों को जागरूक किया था। 7 अगस्त 1994 को दोस्तों पृथक राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और 18 अगस्त 1999 को इनका निधन हो जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जब उत्तराखंड पृथक बनता है तो उस समय ये उसको देखने के लिए जीवित ही नहीं रहते हैं। 1999 में उत्तराखंड पृथक राज्य बनने से पूर्व इनका निधन हो जाता है, और इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमणि बडोनी जी को। आगे बढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जान लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म होता है 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में, और इनका निधन हाल ही में 2021 में 21 मई 2021 को हुआ था। इनका उपनाम है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुगुणा जी को। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके द्वारा 1949 में टिहरी गढ़वाल में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की गई थी। ठक्कर बापा हॉस्टल 1949 में स्थापित, किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा जिनको चिपको आंदोलन का प्रणेता भी माना जाता है। अब इनके प्रमुख पुरस्कारों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पद्मश्री पुरस्कार को वापस लौटा दिया, अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 1987 में द राइट लिवलीहुड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार, 1987 में सरस्वती सम्मान, और 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें सामाजिक विज्ञान में डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। 1999 में इन्हें गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इनका निधन भी हो चुका है 21 मई 2021 को। वृक्ष मित्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, एक और पर्यावरणविद, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया था, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 लाख से अधिक वृक्ष इन्होंने लगाए थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ने। इनका जन्म हुआ था 2 जून 1922 को पुजार गांव टिहरी गढ़वाल में, और 18 जनवरी 2019 को इनका निधन भी हो जाता है। अब इनको जाना जाता है वृक्ष मानव के नाम से। देखो यहाँ पे वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को, लेकिन वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पुरस्कारों की बात की जाए तो 1986 में इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी, इनकी जन्मस्थली है टिहरी का चंबा। टिहरी की जो चंबा स्थल है वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान चंबा टिहरी गढ़वाल, और जन्म इनका हुआ था 21 अप्रैल 1895 को। अब देखो यहाँ पे इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पे गए थे जब, तो युद्ध की तारीख है 10 मार्च 1915, और इस युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। युद्ध का जो स्थान था वो था न्यू चैपल, फ्रांस में।
फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में ये लड़ने गए थे। 10 मार्च 1915 को ये शहीद हो जाते हैं। तो किस युद्ध में ये शहीद हुए थे? न्यू चैपल युद्ध में, जो कि फ्रांस में है स्थान। रेजिमेंट इनकी कौन सी थी? तो दूसरी बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स, ये इनकी रेजिमेंट थी। और ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान यानी विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया था जब ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है जसपाल राणा। जसपाल राणा, इनका संबंध है निशानेबाजी से, शूटिंग से, ठीक है। जन्म इनका 28 जून 1976 को चिलामो गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। जसपाल राणा ने 1995 में 1995 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम की शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीते थे और वहां से इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। कॉमनवेल्थ गेम में 1995 में लगातार 8 स्वर्ण पदक। जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख अवार्ड अगर देखें तो 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1994 में ही इन्हें यश भारती पुरस्कार भी दिया गया और 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 2013 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हैं दोस्तों जसपाल राणा, एक शूटर, एक निशानेबाज, और ये हैं चिलामो गांव टिहरी गढ़वाल की। तो इनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिए हैं। उसके बाद है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन जिनका जन्म 25 मई 1916 को जोलगांव टिहरी गढ़वाल में होता है। इनके पिता का नाम था हरिराम बडोनी और इनकी माता का नाम था तारा देवी, जबकि इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। श्रीदेव सुमन प्रसिद्ध क्रांतिकारी और टिहरी रियासत में जो राजशाही के खिलाफ इन्होंने दोस्तों संघर्ष किया था उसके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। 84 दिनों का इन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो जनता का जो आक्रोश फोड़ता है उसके कारण कहीं ना कहीं जो टिहरी रियासत के शासक थे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसी का परिणाम था कि कुछ समय बाद, क्योंकि टिहरी रियासत एक ऐसी रियासत थी कि जो जब भारत स्वतंत्र हो गया था वो तब भी उसका विलय नहीं हो पाया था भारतीय संघ में। मतलब वहां पे आप सभी जानते हैं, आपने जब भारत का इतिहास देखा होगा तो जो शासक विलय नहीं करना चाहता था वो उसकी मर्जी थी। तो इसी प्रकार टिहरी रियासत भी 1947 में उसका विलय नहीं हो पाया था। तो श्रीदेव सुमन जो कि जनभावना में इतनी यहाँ पे क्रांति फैला चुके थे, तो फिर वहां पे टिहरी रियासत में जनता का विद्रोह होता है। फिर शासक को, जो राजा थे टिहरी रियासत के, मानिंदर शाह, 1949 में उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो श्रीदेव सुमन 14 वर्ष की मात्र आयु में लगभग इन्होंने सत्याग्रह में भाग ले लिया था और 15 दिन तक ये जेल भी गए थे। 1937 में इन्होंने सुमन सोरम नाम से कविताएं भी अपनी प्रकाशित की थी। 1937 में सुमन सोरम नाम से कविताएं इन्होंने प्रकाशित की थी। 1938 में दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीदेव सुमन और बद्रीदत्त पांडे जी ने भाग लिया था। 1938 में श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग रखी थी श्रीदेव सुमन ने। काफी दूरदर्शी थे श्रीदेव सुमन। उसके बाद 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1943 को टिहरी जेल में इन्हें बंद कर दिया जाता है, यानी इन्हें कैद किया जाता है। और 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाता है। 29 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन ने अनशन आरंभ किया था, लेकिन फिर भी जो टिहरी में जो राजशाही सत्ता थी वो मानने को तैयार नहीं थी। इनका मुख्य उद्देश्य था कि टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना करना, लेकिन राजशाही शासन मानने को तैयार नहीं था। इसलिए इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। और आमरण अनशन जब इन्होंने शुरू किया तो लगातार 84 दिन तक दोस्तों बिना खाए पिए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। तो श्रीदेव सुमन शहीद कब हुए? 25 जुलाई 1944 को। तो श्रीदेव सुमन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। अब बात करते हैं टिहरी की प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में। पिछले 2 या 3 सालों की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटनाएं हैं उनके बारे में। समसामयिक घटना, क्योंकि इस जिला सीरीज की यही महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर मैं प्रत्येक जनपद के जो
करंट अफेयर से जो समसामयिक घटनाएं वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को टिहरी में किया गया। टिहरी जो डैम है उस पर यह बनाया गया है। डोबरा चांटी पुल उसका नाम है, डोबरा चांटी पुल, ठीक है, डोबरा चांटी पुल, ये है ये पुल, यहाँ पे आप फोटो पे देख सकते हैं। उद्घाटन हुआ 8 नवंबर 2020 को, किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री तत्कालीन जो त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे। इस पुल की जो कुल लंबाई वो है 725 मीटर। 725 मीटर कैसी है? देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहां से लेकर और इस प्रकार ये पूरा ये पुल है यहाँ पे, ये है लगभग 725 मीटर। लेकिन अगर झूला पुल यानी सस्पेंशन ब्रिज की बात की जाए जो डैम के ऊपर है, यहां से लेकर और यहां तक, तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 440 मीटर। जबकि यहां से लेकर और यहां तक ये कंप्लीट जो इसकी लंबाई है वो है 725 मीटर। तो देखो यहां से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? 725 मीटर। डोबरा चांटी पुल में जो झूला पुल है उसकी लंबाई कितनी है? तो 440 मीटर। कुल चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। और पुल का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो कोरियन कंपनी योसिन द्वारा किया गया था। डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक, एक पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी है शीशपाल गुसाई ने। शीशपाल गुसाई ने एक पुस्तक लिखी है डोबरा चांटी पुल की गाथा, क्योंकि कई साल लगे थे इस पुल को बनने में। 2006 से लगभग ये पुल का निर्माण आरंभ हो गया था। पुल की गाथा, डोबरा चांटी पुल की गाथा, ये किसने लिखी है पुस्तक? तो शीशपाल गुसाई ने। इस पुल को बनाने का जो निर्माण कार्य लगभग शुरू हो गया था 2006 से, क्योंकि 2006 में जब टिहरी डैम कंप्लीट रूप से भर जाता है पानी से, तो जो अन्य छोटे पुल थे वो डूब जाते हैं। तो आवाजाही का जो मार्ग था, विशेष तौर पर जो प्रतापनगर क्षेत्र के वासी थे उनको बड़ी दिक्कत हो गई थी। कोई यहाँ पे बड़ा पुल था ही नहीं, सब छोटे छोटे पुल थे जहां पर सिर्फ छोटे छोटे वाहन या छोटी छोटी बसें या छोटे छोटे ट्रक जा सकते थे। बड़ी गाड़ी कोई जा नहीं सकती, जैसे रोडवेज बस है ये जा नहीं सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे अब जाके 2021 में ये पुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। तो इस पर ये पुस्तक लिखी है डोबरा चांटी पुल की गाथा, ये लिखी है शीशपाल गुसाई ने। नेक्स्ट यहाँ पे है जानकी सेतु पुल का निर्माण। जानकी सेतु पुल ये गंगा नदी पर निर्मित है, गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और ये मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से भी बताया, ये मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ता है। इसका उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा किया गया और इस पुल की लंबाई है 346 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे टिहरी के चंबा शहर में बनी 440 मीटर लंबी टनल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टनल है चंबा शहर के नीचे से ये निकली हुई है। और ये आपकी जो निकलती है ऋषिकेश से धरासू हाईवे पर, जो उत्तरकाशी हाईवे है, ऋषिकेश हाईवे से उत्तरकाशी हाईवे पर ये खुलती है। और इस सुरंग का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इस सड़क की कुल लंबाई है 440 मीटर और इसका उद्घाटन 26 मई 2020 को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण। तो वर्चुअल रूप से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 मई 2020 को टिहरी के चंबा शहर में जो ये 440 मीटर लंबी टनल बनी, इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली जो परेड थी उस पर देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? तो 2022 में डोबरा चांटी पुल की झांकी, डोबरा चांटी पुल की झांकी 2022 में। इससे पहले अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में केदारनाथ धाम की झांकी। उसके बाद 2019 में, 2020 में नहीं हुई थी, ठीक है, 2019 में अनासक्ति आश्रम की झांकी प्रदर्शित की गई थी। और 2018 में अगर देखें तो ग्रामीण पर्यटन। उसके बाद 2015 में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण की झांकी यहाँ पे प्रदर्शित की गई थी। तो 2022 महत्वपूर्ण है, डोबरा चांटी पुल की झांकी प्रदर्शित की गई थी।
उसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि देखो समसामयिक घटनाएं ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जहां से क्योंकि डोबरा चांठी पुल से तो एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है, और अभी और प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है टिहरी जनपद का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो टिहरी जनपद में जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो 6 विधानसभा सीटें हैं। देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, घनसाली, टिहरी और धनोल्टी। इसमें जो घनसाली विधानसभा सीट है ये एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। विकास खंड की अगर बात करें तो 9 विकास खंड या ब्लॉक हैं टिहरी में। नरेंद्रनगर, चंबा, जौनपुर, थोलधार, प्रतापनगर, जाखणीधार, हिंडोलाखाल, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और भिलंगना घनसाली। ये 9 विकास खंड हैं टिहरी जनपद में। आंकड़े देखो यहाँ पे जनसंख्या के, तो कुल जनसंख्या है 6,18,932 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व है 170, लिंगानुपात है 1078। कुल साक्षरता प्रतिशत है 76.36%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 89.76%, जबकि महिला साक्षरता है 64.28%। तो ये दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है टिहरी जनपद के बारे में। इससे बाहर टिहरी जनपद से कहीं से भी प्रश्न नहीं बनेंगे। इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।